Hello friends, today we are going to discuss about some previous year questions जो CSIR नेट लाइफ साइंस में पहले पूछा गया था। तो CSIR नेट दिसंबर 2014 में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पोर्शन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कायरलिटी ऑफ DNA इज़ ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन द बेसिस, सेकंड ऑप्शन बेस स्टैकिंग, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज डीऑक्सीराइबोज। तो इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज वो यहाँ सही आंसर होगा, क्योंकि जो डीएनए होता है डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज शुगर होने के वजह से डीएनए में कायरलिटी आता है। कायरलिटी क्या है? डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज रहता है, डीऑक्सीराइबोज के अंदर ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन्स रहते हैं, जिस एसिमेट्रिक कार्बन में जो चारों ग्रुप है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। तो इस तरह के कार्बन एटम्स को एसिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल सेंटर भी बोलते हैं। तो डीएनए में जो कायरलिटी है वो डीऑक्सीराइबोज के लिए है, और जो आरएनए है वो आरएनए में भी राइबोज शुगर रहता है। तो राइबोज शुगर रहने की वजह से आरएनए भी कायरलिटी शो करता है। कायरलिटी का मतलब है कि जब किसी बायोमोलेक्यूल का अगर मिरर इमेज लिया जाए तो वो उसका जो प्रॉपर इमेज है वो मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ हिस्टोन्स आर डिप्लीटेड फ्रॉम ए मेटाफेज क्रोमोसोम एंड व्यूड अंडर ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं कि पहले हिस्टोन को डिप्लीट कर दिया जाए अगर मेटाफेज क्रोमोसोम से, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या दिखेगा। अब सबसे पहले बात तो मेटाफेज क्रोमोसोम का मतलब हम समझेंगे कि मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम का सबसे मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट होता है। अब मेटाफेज क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स रहते हैं जो एक काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ होता है, उनका सेंट्रोमियर पार्ट से। अब एक मेटाफेज क्रोमोसोम का एवरेज थिकनेस है 1400 नैनोमीटर, जिसमें 700 नैनोमीटर हर एक सिस्टर क्रोमाटिड का है। अब जो सेल डिवीज़न होता है उस टाइम क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए का कॉन्डेंस्ड फॉर्म है। तो डीएनए और भी दूसरे जो प्रोटीन्स है जैसे हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स, उनके साथ एसोसिएटेड होके ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो हिस्टोन्स जो प्रोटीन है वो डीएनए के साथ जुड़ के एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है, जिसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा जाता है। तो एज ए नॉर्मल डीएनए का एवरेज डायमीटर है 2 नैनोमीटर, लेकिन जब वो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर कॉइल होके बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका थिकनेस हो जाता है 11 नैनोमीटर। अब वो जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना वो अब एक 30 नैनोमीटर सॉलिनॉइड मॉडल फॉर्म करता है और भी कॉइलिंग हो गए, और ये 30 नैनोमीटर सॉलिनॉइड मॉडल ये फिर हायर लेवल ऑफ कॉइलिंग होके 30 नैनोमीटर से लूप फॉर्मेशन करता है। लूप बनता है एक प्रोटीन स्कैफोल्ड के चारों ओर जुड़ के। तो इस प्रोटीन स्कैफोल्ड में क्या क्या रहता है, टोपोआइसोमेरेज 2 रहता है, और साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहता है। और ये जो 30 नैनोमीटर का लूपिंग हुआ इससे एक 300 नैनोमीटर फाइबर बन जाता है, और जो 300 नैनोमीटर है वो फार्दर कॉइलिंग करके 700 नैनोमीटर का एक मेटाफेज क्रोमोसोम बनाता है। मतलब मेटाफेज क्रोमैटिड्स बनाता है, जो दो क्रोमैटिड जुड़ के एक मेटाफेज क्रोमोसोम बनता है। अब ये जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है वो एक स्पेसिफिक स्कैफोल्ड प्रोटीन है वो एक स्पेसिफिक रीजन के साथ क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम है वो स्कैफोल्ड प्रोटीन का एक स्पेसिफिक रीजन में बाइंड रहता है, जिसको स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन कहते हैं। अब क्वेश्चंस में बोला गया है कि अगर हिस्टोन प्रोटीन्स को डिप्लीट कर दिया जाए इन केस ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, तो उसमें क्या क्या बचेगा। जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है वो सिर्फ बचा रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है क्वेश्चन में, मतलब ए स्कैफोल्ड एंड ए ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ डीएनए फाइबर्स
विल बी ऑब्जर्व्ड। तो अगर मेटाफेज क्रोमोसोम का हिस्टोन डिप्लीट कर दिया जाए तो उसमें बस स्कैफोल्ड बचा रहेगा और साथ में डीएनए का जो लूप फॉर्मेशन हुआ था वो लूप बचा रहेगा, लेकिन कोई बीड्स ऑन स्ट्रिंग या फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगा। जैसे 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर, 10 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर, वो सारे कुछ भी दिखेंगे नहीं, बस स्कैफोल्ड और बहुत सारे लूप्स देखेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है, ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ डीएनए फाइबर्स विदाउट स्कैफोल्ड विल बी ऑब्जर्व्ड, इसमें विदाउट स्कैफोल्ड लिखा है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें स्कैफोल्ड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements about meiosis is not true? मियोसिस के बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा ट्रू है नॉट ट्रू है वो देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू अपोजिट पोल्स इन मियोसिस 1। तो ये गलत है, पहला वाला ऑप्शन ही गलत है, तो ये रहेगा सही आंसर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू अपोजिट पोल्स इन मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स का काइनेटोकोर होता है वो अपोजिट पोल के साथ अटैच नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमैटिड्स होंगे उसमें एक पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स होगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम का सिर्फ सेपरेशन होता है इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 है उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम को दो अपोजिट पोल्स में खींचता है और ये क्रोमोसोम को दो हैप्लॉइड सेट में डिवाइड करता है। और हैप्लॉइड सेट को हम डायड भी बोल सकते हैं, जिनमें एक एक सेट के साथ एक एक स्पिंडल के एंड में वो जुड़ा रहता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है बस मियोसिस 1 में। तो पहला वाला ऑप्शन ये गलत है। जो दूसरा ऑप्शन, काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू अपोजिट पोल्स इन मियोसिस 2, ये वाला ये ट्रू है, क्योंकि जो मियोसिस 2 होता है उसमें जो एनाफेज स्टेट रहता है उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमैटिड को अलग अलग पोल की तरफ खींचते हैं, और इसका मतलब है कि जो क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल की तरफ खींचे जाएंगे और वो टोटल 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं एट द एंड ऑफ एनाफेज 2, जो मियोसिस 2 का एक फेज है। थर्ड ऑप्शन है कायज्मा। जो कायज्मा इज फॉर्म्ड इन प्रोफेज 1, कि यहाँ पे जो कायज्मा है, कायज्मा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कायज्मा ये एक सेप्ट स्ट्रक्चर है जो डिप्लोटिन फेज में, प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटिन फेज है उस डिप्लोटिन फेज में ये कायज्मा फॉर्मेशन होता है। और कायज्मा क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल पार्ट्स होते हैं वो क्रोमोसोमल पार्ट्स एक दूसरे को रिपिल करते हैं, बस एक पॉइंट रहता है जहाँ पे वो दो क्रोमोसोम एक साथ टच में रहता है, आई मीन कांटेक्ट में रहता है, जो एक सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। और धीरे धीरे जब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होने लगता है तो वो कायज्माटा जो है वो धीरे धीरे डिस्प्लेस होता जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, और वो टर्मिनल कायज्मा धीरे धीरे वो टर्मिनल कायज्मा जो होमोलोगस पेयर है वहाँ से निकल जाता है। तो कायज्मा इज फॉर्म्ड इन प्रोफेज 1, ये ट्रू है। और फोर्थ ऑप्शन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड इन मियोसिस 1। तो ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 फेज है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लीडर सीक्वेंसेस इन सम ऑफ द प्रोटोजोआन पैरासाइट्स इज transcribed elsewhere in the parasite genome and gets joined with several transcripts to make the functional RNA. The joining of the two transcripts occur by the process. तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कुछ प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते हैं, उनमें कुछ लीडर सीक्वेंसेस होते हैं, जो लीडर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन कहीं और होते हैं लेकिन पैरासाइट जीनोम से ट्रांसक्रिप्शन कहीं और होते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट एक साथ जुड़ जाते हैं और एक फंक्शनल आरएनए बना लेता है। तो वो जो घटना फिनोमेना है वो उसको क्या बोला जाता है,
पहला ऑप्शन है ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग, दूसरा है ट्रांस स्प्लाइसिंग, तीसरा है लाइगेशन और चौथा ऑप्शन है आरएनए एडिटिंग। तो इसमें से जो ट्रांस स्प्लाइसिंग है वो होगा राइट आंसर। तो ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या है? ट्रांस स्प्लाइसिंग एक आरएनए का स्प्लाइसिंग है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है और इसमें दो अलग अलग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स के एक्सन्स आते हैं और वो एक्सन एंड टू एंड लाइगेटेड होके एक सिंगल फंक्शनल एमआरएनए फॉर्म करता है। और ये ट्रांस स्प्लाइसिंग जो यूजुअल स्प्लाइसिंग होता है उससे टोटली डिफरेंट है। जो यूजुअल स्प्लाइसिंग है वो सीस स्प्लाइसिंग से के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो यूजुअल स्प्लाइसिंग है उसमें इंट्रॉन्स पहले रिमूव हो जाते हैं और जो बचे एक्सॉन्स है वो बचे एक्सॉन्स फिर जॉइन हो जाते हैं और एक फुल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म करता है। जो ट्रांस स्प्लाइसिंग है वो बहुत सारे ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया। ट्रांस स्प्लाइसिंग इसको पहले डिस्कवर किया गया था ट्राइपैनोसोमा में, उसके बाद इसके बारे में और भी जगह पे देखा गया है, जैसे सिनोरैबिडिटीज एलिगेंस एक निमेटोड होता है उसमें ये पाया गया है ट्रांस स्प्लाइसिंग। अब दूसरे जो ऑप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इसमें एक सिंगल जीन जो बहुत सारे प्रोटीन फॉर्म कर सकता है एक सिंगल जीन से। कैसे कि इसमें जो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग है इसमें एक ही एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का अलग अलग पार्ट का एक्सक्लूज़न हो जाता है या फिर अलग अलग पार्ट का इंक्लूज़न हो जाता है, फिर एमआरएनए का अलग अलग सीक्वेंस फॉर्म होता है। और इससे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से जो प्रोटीन एक सिंगल जीन में बहुत सारे प्रोटीन कोडेड हो सकता है। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और इसमें 40 से 60% जीन्स अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ही शो करता है। चौथा ऑप्शन है आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग का मतलब है जिसमें बस आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सिर्फ चेंज होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है, 5 प्राइम कैपिंग होता है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होता है, लेकिन आरएनए एडिटिंग में बस आरएनए सीक्वेंस का चेंज होता है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यह है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए यूज्ड टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाई आरआरएनए आर कॉल्ड एससीए-आरएनए, एसआई-आरएनए, एसएनओ-आरएनए या फिर एसएन-आरएनए। तो इसमें से सही आंसर होगा एसएनओ-आरएनए, थर्ड ऑप्शन एसएनओ-आरएनए। एसएनओ-आरएनए क्या होता है? ये स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए कहते हैं और ये SNO-RNPs मतलब स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। SNO-RNP में स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए होता है और ये स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ पैक्ड रहता है। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए प्री आरआरएनए का प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। और जो फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है SCA-RNA, SCA-RNA का मतलब है स्मॉल कैजल बॉडी स्पेसिफिक आरएनए, जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का ही एक क्लास है जो कैजल बॉडीज़ में प्रेजेंट रहता है। कैजल बॉडीज़ होते हैं कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेशल ऑर्गेनेली, सब ऑर्गेनेली जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जैसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का न्यूक्लियस, उसमें कैजल बॉडी पाए जाएंगे। तो ये कैजल बॉडी जो है इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे SNRNP का बायोजेनेसिस, मैच्यूरेशन और रिकॉग्निशन ऑफ हिस्टोन mRNA और टेलोमियर मेंटेनेंस एट्सेट्रा। SIRNA, जो SIRNA है वो है स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए जो आरएनए इंटरफियरेंस में काम आता है और ये इंटरफियर करता है ताकि कोई टारगेट जीन उसका एक्सप्रेशन ना हो। टारगेट जीन का एक्सप्रेशन को रोकता है SIRNA। SIRNA mRNA का ब्रेकडाउन करता है उसका ट्रांसलेशन होने से पहले ही।